मन की बात में देश की सकारात्मक ऊर्जा भरने का काम करते हैं। हमने सबने देखा कि वो नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों से लगाकर उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में हाथियों से जुड़े हाथी मित्र तक की बात करते हैं। मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ूंगा कि 5 पीढ़ी में कांग्रेस ने लगातार बहनों के साथ जो अन्याय किया है वो देश कभी नहीं भूलेगा। और इसी क्रम में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण देकर के पूरे देश के सामने देश की आधी आबादी को हक दिलाने का, अधिकार दिलाने का जो निर्णय किया था, लेकिन कांग्रेस के कुत्सित षड्यंत्रों के कारण से कांग्रेस और तथाकथित उनके सारे टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके तमाम विरोधी गठबंधन ने इस अच्छे अधिनियम को धराशायी करने में जो भूमिका अदा की है, मैं उसकी कठोर शब्दों में निंदा भी करता हूँ। कांग्रेसियों को तो माफ़ी मांगना चाहिए। ना उनके राज में ना बिजली मिलती थी, ना पानी मिलता था, ना फसलों के दाम मिलते थे। मैं एक बार फिर कांग्रेस से कहना चाहूँगा कि कुछ बोलने के पहले अपने अतीत के काले पन्ने को देख ले और जनता से माफ़ी मांगे। भारत की न्यूक्लियर एनर्जी जर्नी में एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है और बड़ी बात यह भी कि परमाणु रिएक्टर पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। साथियों, इसे ब्रीडर रिएक्टर क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी एक वजह है। एक ऐसा सिस्टम है जो ऊर्जा के उत्पादन के साथ साथ भविष्य के लिए नया ईंधन भी खुद ही तैयार करता है। साथियों, मुझे मार्च 2024 का वह समय भी याद है जब मैं कल्पकम में रिएक्टर की कोर लोडिंग का साक्षी बना था। मैं उन सभी को बधाई देता हूं जिन्होंने भारत के परमाणु कार्यक्रम में अपना अमूल्य योगदान दिया है। देशवासियों का जीवन बेहतर और आसान बनाने के लिए उनका यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है। इससे विकसित भारत के हमारे संकल्प को भी एक नई ऊर्जा मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आज मैं एक ऐसी शक्ति की बात करना चाहता हूं जो अदृश्य है, लेकिन जिसके बिना हमारा जीवन एक पल भी न चले। यही ताकत भारत को आगे बढ़ा रही है। यह हमारी पवन शक्ति है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, वायुर्वा इति व्यष्टिः, वायुर्वै समष्टिः, अर्थात वायु सिर्फ एक तत्व नहीं है, यह जीवन की ऊर्जा है, यह समष्टि की शक्ति है। साथियों, आज यही पवन शक्ति भारत के विकास की नई कहानी लिख रही है। भारत ने हाल ही में पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब भारत का विंड एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी 56 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। पिछले एक साल में ही करीब 6 गीगावाट नई क्षमता जुड़ी है। विंड एनर्जी में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया भी हमारी तरफ देख रही है। साथियों, आज भारत विंड एनर्जी कैपेसिटी में दुनिया में 4थे स्थान पर है। यह हमारे इंजीनियरों की मेहनत है, यह हमारे युवाओं का परिश्रम है, यह देश की सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। साथियों, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, देश के अनेक राज्य इस सेक्टर में अपना परचम लहरा रहे हैं। गुजरात के कच्छ, पाटन, बनासकांठा जैसे क्षेत्र जहां पहले सिर्फ रेगिस्तान नजर आता था, आज वहां बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बन रहे हैं। इसका लाभ युवाओं को मिल रहा है, नए अवसर बन रहे हैं, नई स्किल विकसित हो रही है, रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं। साथियों, भारत के विकास के लिए सौर और पवन ऊर्जा जरूरी है। ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है, ये हमारे भविष्य की सुरक्षा है। इसमें हम सबकी भूमिका है। हमें बिजली बचानी है, हमें स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी अपनानी है। देश में हर स्तर पर ऐसे प्रयास जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं से बड़ा बदलाव आता है। साथियों, मई महीने की शुरुआत एक पावन अवसर के साथ होने जा रही है। कुछ ही दिनों में
हम बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे। मैं आप सभी देशवासियों को अपनी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। भगवान गौतम बुद्ध का जीवन संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने हमें सिखाया है कि शांति हमारे भीतर से शुरू होती है। उन्होंने बताया है कि स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय होती है। आज दुनिया जिस तरह के तनावों और संघर्षों से गुजर रही है, ऐसे समय में बुद्ध के विचार और भी अहम हो गए हैं। साथियों, दक्षिण अमेरिका के चिली में एक संस्था भगवान बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ा रही है। लद्दाख में जन्मे ड्रपपोन ओजेर रिम्पोछे के मार्गदर्शन में काम हो रहा है। यह संस्था ध्यान और करुणा को लोगों के जीवन से जोड़ रही है। कोची गुआज घाटी में बना स्तूप लोगों को शांति का अनुभव कराता है। वाकई यह देखकर गर्व होता है। भारत की प्राचीन धारा दुनिया तक पहुंच रही है। दूर दराज के लोग भी इससे जुड़ रहे हैं। साथियों, बौद्ध परंपरा हमें प्रकृति से जुड़ना भी सिखाती है। भगवान बुद्ध को ज्ञान एक वृक्ष के नीचे मिला था। प्रकृति हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। देश में भी ऐसे प्रयास हो रहे हैं। कर्नाटका में कर्मा मोनेस्ट्री इसका अच्छा उदाहरण है। यह मठ एक जीवंत वन क्षेत्र है जो 100 एकड़ में फैला है। इस वन में 700 से अधिक देसी वृक्षों को संरक्षित किया गया है। साथियों, बुद्ध का संदेश सिर्फ अतीत नहीं है, यह आज भी प्रासंगिक है और भविष्य के लिए भी जरूरी है। बुद्ध पूर्णिमा का यह अवसर प्रेरणा देता है। हम अपने जीवन में शांति बढ़ाएं, करुणा अपनाएं और संतुलन के साथ आगे बढ़े। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी जानते हैं हमारे देश में अब 23 जनवरी यानी नेताजी सुभाष की जयंती से लेकर 30 जनवरी यानी गांधी जी की पुण्यतिथि तक गणतंत्र का महोत्सव मनाया जाता है। इसी महोत्सव का अहम हिस्सा होता है बीटिंग रिट्रीट। आज मैं आपसे बीटिंग रिट्रीट की चर्चा कर रहा हूं क्योंकि इसके पीछे खास वजह है। साथियों, आपने देखा होगा यह समारोह अलग अलग बैंड्स की विविध संगीत परंपराओं को दर्शाता है। बीते कुछ सालों से इसमें भारतीय संगीत का समावेश बढ़ा है और यह देश के लोगों को भी बहुत पसंद आ रहा है। इस साल की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भी बहुत यादगार रही थी। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और सीएपीएफ के बैंड्स ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। साथियों, शानदार म्यूजिक के साथ साथ जानदार फॉर्मेशंस का ये कार्यक्रम सबका ध्यान खींचता है। एयरफोर्स बैंड ने सिंदूर फॉर्मेशन बनाया, नेवल बैंड ने मत्स्य यंत्र फॉर्मेशन बनाया, वही आर्मी बैंड के परफॉर्मेंस में वंदे मातरम के 150 साल और क्रिकेट में भारत की सफलता को भी दर्शाया गया। साथियों, बीटिंग रिट्रीट के बीते जाने के बाद ये सारी मेहनत, ये उपलब्धि धीरे धीरे ओझल हो जाती थी, लेकिन अब इसे लेकर बहुत ही अच्छा प्रयास हुआ है। बीटिंग रिट्रीट का म्यूजिक पहली बार वेव्स ओटीटी पर भी उपलब्ध है। आने वाले समय में यह दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद होगा। आप इसे जरूर सुने। आपको अपनी आर्म्ड फोर्सेस और उनकी परंपराओं पर बहुत गर्व होगा। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों से प्रकृति के संरक्षण की प्रेरक कहानियां सामने आई हैं। ये कहानियां हमें उम्मीद देती हैं और गर्व से भर देती हैं। मैं मन की बात के श्रोताओं से कुछ उदाहरण साझा करना चाहता हूं। इनको सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। पहले बात कच्छ के रण की।
बरसात खत्म होते ही यहाँ की धरती जीवंत हो जाती है। हर साल लाखों फ्लेमिंगो यहाँ आते हैं। पूरा इलाका गुलाबी रंग से रंग जाता है, इसलिए इसे फ्लेमिंगो सिटी कहा जाता है। ये पक्षी यही घोंसले बनाते हैं और अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। कच्छ के लोग इन्हें लाखा जी के बाराती कहते हैं। अब लाखा जी के बाराती कच्छ में पर्यावरण संरक्षण के बड़े सुंदर प्रतीक बन गए हैं। साथियों, दूसरा किस्सा इंसान और वन्य जीवों के सहयोग का है और ये उत्तर प्रदेश से है। यहाँ के तराई इलाकों में फसल के समय हाथियों के झुंड गांवों की ओर आते हैं। इससे टकराव की आशंका बढ़ती है, लेकिन अब यूपी में भी गज मित्र जैसे प्रयास शुरू हुए हैं। गांव के लोग ही टीम बनाकर हाथियों पर नजर रखते हैं। वे समय रहते लोगों को सतर्क करते हैं। इससे टकराव कम हो रहा है और लोगों में भरोसा बढ़ रहा है। साथियों, मध्य भारत से भी एक अच्छी खबर आई है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक बक यानी काले हिरण फिर से दिखाई देने लगे हैं। एक समय इनकी संख्या बहुत कम हो गई थी, लेकिन लगातार प्रयास हुए और संरक्षण बढ़ाया गया। आज ये फिर से खुले मैदानों में दौड़ते नजर आते हैं। ये हमारी खोती विरासत की वापसी है। ऐसी ही उम्मीद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण के संरक्षण में भी दिख रही है। ये पक्षी हमारे रेगिस्तानी इलाकों की पहचान हुआ करती थी, लेकिन एक समय इसकी संख्या बहुत कम रह गई थी। हालत ये थी कि ये पक्षी लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन अब इसके संरक्षण के लिए बड़ा अभियान चल रहा है। वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं और अब नए जीवन की शुरुआत दिखाई दे रही है। साथियों, प्रकृति और मानव अलग नहीं है, हम एक दूसरे के साथी हैं। जब हम प्रकृति को समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसके साथ मिलकर चलते हैं, तो बदलाव साफ दिखाई देता है। आज यही बदलाव देश के कोने कोने से नई उम्मीद बनकर सामने आ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, नॉर्थ ईस्ट मन की बात में आज मैंने यहाँ लीला रेस्टोरेंट में सबके साथ मन की बात को सुनने का मोदी जी के इस अद्भुत लेकिन देश के साथ विविधता वाला देश, विशेषता वाला, अनेकता में एकता के साथ भारत का संपूर्ण दर्शन आधे घंटे के अंदर माननीय मोदी जी शुद्ध गैर राजनीतिक बातों के साथ अपने मन की बात में देश की सकारात्मक ऊर्जा भरने का काम करते हैं। हमने सबने देखा कि वो नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों से लगाकर उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में हाथियों से जुड़े हाथी मित्र तक की बात करते हैं। हमें अच्छा लगता है कि एक तरफ वो पर्यावरण के साथ बात करते, एक तरफ हमारे अपने नवाचार के साथ वैज्ञानिकों के आधार पर भी वो हमको दृष्टि देते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि मोदी जी का ये मन की बात का कार्यक्रम कई कारणों से हम सबको देखना चाहिए और लगातार मोदी जी ने जब से वो प्रधानमंत्री बने नॉन स्टॉप इसको एक तरह से सबके मन की बात को मन में उतार दिया। मैं बधाई देना चाहूँगा। आज मैंने यहाँ कई सारे हमारे युवा मित्रों के साथ इसको देखा भी है। मेरे साथ माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, हमारे जिलाध्यक्ष रविंद्र यति जी और इस अवसर पर हमारे महामंत्री राहुल कोठारी जी और हम सब ने मिलकर के इस मन की बात के कार्यक्रम को उसमें सुन करके भोपाल वालों के साथ इस रेस्टोरेंट में बैठकर आम जनता के साथ देखने का जो आनंद है, सच में अत्यंत प्रसन्नता हुई। और जब देखा कि ये धीरे धीरे आम समाज में चेतना का काम कर रहा है, मेरी अपनी ओर से बधाई। सर, जल गंगा संवर्धन को लेकर आपने बात कही और साथ में दशहरा और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जल गंगा संरक्षण अभियान हमारे अपने राज्य में लगातार तीसरे साल भी ये जारी है और इसमें हमारे विविध नदी, पोखर, तालाब, नहर, कुआं, बावड़ी और
अब तो वन क्षेत्र के अंदर भी और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में भी पीने के जल स्रोत पे भी हमने सबने आह्वान किया कि प्रत्येक स्थान पर जनभागीदारी, सहभागिता, शासन के प्रकल्पों के बलबूते पर 16 विभागों को मिला करके ये हमारी जल रचनाओं के साथ जो पर्यावरण के साथ तालमेल कराने का अभियान है, जो गुड़ी पड़वा से चालू होकर 30 जून तक चलेगा, इस पूरे अभियान की हमने समीक्षा भी की और मुझे संतोष है कि इसमें हमारे काफ़ी सकारात्मक, देश भर में सबसे अच्छी स्थिति में हमें है। नारी सशक्तिकरण अधिनियम के खिलाफ कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से आज तक जो नकारात्मक रवैया अपनाया है, उनकी नेहरू जी से लगाकर इंदिरा जी से लगाकर राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी, मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ूंगा कि 5 पीढ़ी में कांग्रेस ने लगातार बहनों के साथ जो अन्याय किया है वो देश कभी नहीं भूलेगा। और इसी क्रम में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण देकर के पूरे देश के सामने देश की आधी आबादी को हक दिलाने का, अधिकार दिलाने का जो निर्णय किया था, लेकिन कांग्रेस के कुत्सित षड्यंत्रों के कारण से कांग्रेस और तथाकथित उनके सारे टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके तमाम विरोधी गठबंधन ने इस अच्छे अधिनियम को धराशायी करने में जो भूमिका अदा की है, मैं उसकी कठोर शब्दों में निंदा भी करता हूँ। और कल हम सदन में पुनः इस बात के लिए संकल्प पारित करेंगे कि चलो एक बार और समझो और हम सब यहाँ से 33% के आरक्षण के प्रति हमारी सरकार समर्थन देती है। और माननीय मोदी जी को हमारे इस भाव के आधार पर कि उनका बहुत अच्छा निर्णय था, लेकिन कांग्रेस और उनके लोगों ने जो हालत की है वो सबके बीच पहुंचाने के लिए हम जनता में भी और विधानसभा में भी जब तक उनकी बहनों का हक उनको नहीं मिल जाए तब तक हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। और हमारा आत्मबल मजबूत है। उस समय संख्या बल में हम भले कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल देश की आधी आबादी बहनों को उनका हक दिला के रहेंगे। किसानों के लिए हमने आज कल बीते दिन भी दोबारा समीक्षा भी करते हुए पूरे प्रदेश के कलेक्टरों को, अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि अगर दाना थोड़ा सा कटा है तो उसका भी मापदंड बढ़ाया जाए, थोड़ा सिकड़ा है तो सिकड़े हुए दाने को भी कुछ परसेंटेज के आधार पर कंसीडर किया जाए। उसी के साथ साथ जो लगभग अभी 1200 टन प्रतिदिन खरीदारी है उसको डबल कर दी जाए। और अब हमारे सभी स्लॉट में सभी प्रकार के किसान भाइयों का, छोटे हो बड़े हो, किसी भी कोई भी श्रेणी को, सबको अपने खरीदी केंद्र पर जाकर के गेहूं बेचने की प्राथमिकता हमारे उपार्जन केंद्रों पे मिल रही है। और हमने कहा कि जो किसान भाई बहन हमारे अपने उस उपार्जन केंद्र पे आए, प्रशासन उनकी प्रॉपर चिंता करे। और केवल गेहूं नहीं, हमारे लिए चना और मसूर की खरीदी भी चल रही है, इसलिए चना मसूर भी बराबरी से खरीदेंगे। और आने वाले समय में जब उड़द तीसरी फसल के रूप में आएगी तो उड़द के लिए भी हमारी सरकार 600 रुपये क्विंटल का बोनस दे करके उसको खरीदने के लिए भी तैयार है। आइए हम सब मिलकर किसान कल्याण वर्ष में ये सारी किसान हितैषी घोषणा है जिनके आधार पर नीचे ज़मीन पे हम अपने किसानों को सिंचाई का रकबा भी बढ़ा रहे हैं, बिजली की सुविधा के साथ आगामी सीजन में दिन में बिजली मिले इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। कृषि आधारित फसलों के लिए भी प्रसंस्करण इकाइयों का, साथ में मंडी के उन्नयनकरण का, ऐसे कई सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से सरकार की प्रतिबद्धता बताता हूं। और मैं बड़े दुख के साथ भी कहना पड़ रहा हूं, कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि 2700 रुपया क्विंटल गेहूं नहीं दे करके 2625 रुपया दे करके बीज का पैसा आप नहीं दे के चोरी कर रहे हैं। अरे कांग्रेसियों, तुमने तो डाके डाले। 55 साल तक जिस गेहूं का भाव 1956 में 100 रुपये क्विंटल के आसपास था, जब आपकी सरकार रही तब आपने 2002-03 तक केवल 400 रुपये क्विंटल का भाव बढ़ाया। अरे 400 रुपये क्विंटल तो हमारी सरकार ने 2 साल में कर दिया। तुमने वो 2024 में 2250 का भाव था और आज हम 2600 खरीद रहे हैं। और उस समय खुले बाजार में 2000 के नीचे गेहूं बिकता था। हमारी सरकार किसान प्रतिबद्धता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीते 2002-03 से लेकर आज तक
लगभग 2000 रुपये कुंटल का भाव अगर बढ़ाया है तो मुझे गर्व है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाया। साध्वी उमा भारती जी, माननीय बाबूलाल जी गौर, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे सभी पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री और हमने सबने मिलकर न केवल गेहूं का दाम बढ़ाया बल्कि पीने का पानी से लगा करके खेती का रकबा भी सिंचाई सुविधा दे करके बढ़ाया। कांग्रेसियों को तो माफ़ी मांगना चाहिए, ना उनके राज में ना बिजली मिलती थी, ना पानी मिलता था, ना फसलों के दाम मिलते थे। मैं एक बार फिर कांग्रेस से कहना चाहूँगा कि कुछ बोलने के पहले अपने अतीत के काले पन्ने को देख ले और जनता से माफ़ी मांगे।